वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के अगले 25 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? अति शीतित द्रव का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, हम किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, कैसे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर लाते हैं। हाई टेम्परेचर पर जब हम लाते हैं किसी चीज को तो वो मेल्ट हो जाती है ना। मेल्टिंग पॉइंट पर लाते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाने के बाद इसे अचानक से ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अचानक से लो टेम्परेचर पर लाते हैं जिससे ये ठंडा हो जाता है। अब ये जो अचानक से लो टेम्परेचर पर लाए हम किसी वस्तु को, इसी वस्तु को हम कह देते हैं अति शीतित द्रव। क्या कहते हैं? इसी को हम कह देते हैं अति शीतित द्रव। ठीक है ना। और यही होता है कांच। केवल कांच नहीं, कांच के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अति शीतित द्रव के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच, है ना। ना कि आइसक्रीम, ना ही अमोनिया और ना ही लकड़ी। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है? हरित गैस का मतलब क्या होता है? हरित गैस मतलब ग्रीन, ग्रीन गैसेस। ठीक है ना। ग्रीन गैसेस, इनका नाम कैसे पड़ा ग्रीन गैसेस? आपने देखा होगा, देखो क्या होता है, जैसे हमारा वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली किरणें जो लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं उन्हें तो आने देता है, लेकिन जब ये अर्थ से टकराती हैं, अर्थ से टकराती हैं ये लो फ्रिक्वेंसी वाली और वापस जाती हैं, तो ये तो थी लो फ्रिक्वेंसी की, लेकिन अब ये जो किरणें गई ये थी, ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती लॉन्ग फ्रिक्वेंसी की। तो हमारे यहाँ का जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फियर, वायुमंडल, ये इन किरणों को वापस नहीं जाने देता, यहीं पर वापस ले आता है, जिस वजह से हमारा वातावरण गर्म हो जाता है। ठीक है ना। और यही प्रोसेस होती है ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस होता है कांच, है ना। एक कांच का घर होता है, कांच का घर बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस, है ना। ग्रीन हाउस। अब इस ग्रीन हाउस में क्या होता है, बहुत सारे आपने कांच के चारों तरफ से कांच से कवर कर दिया, तो यहाँ पर जब सूर्य की किरण आती है तो कैसे में आएगी? लो फ्रिक्वेंसी में। ठीक है ना। और अंदर आने के बाद जब ये वापस जाना चाहेगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? हाई। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है। और कांच भी क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी है ना उसे बाहर नहीं जाने देता, वापस अंदर आ जाता है। अंदर आ जाता है मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं, मेनली जो ठंडी जगह होती है, वहां पर ग्रीन हाउस इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि सूर्य की किरण अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जिससे इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना। पौधे विकसित हो जाते हैं मतलब अंदर रहती है हरियाली, और इसी हरियाली के चलते हम इसे क्या बोल देते हैं? ग्रीन हाउस। क्यों? क्योंकि अंदर हरियाली है, तो इसे हम बोलते थे ग्रीन हाउस। लेकिन ये जो किरणों को अपने पास रखने की प्रवृत्ति है और टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर, इस तरह की गैसों कुछ गैसें होती हैं जिनमें की ये प्रवृत्ति पाई जाती है, जो हरित प्रभाव को या हरित ग्रह को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। तो आपसे पूछा गया उन्हीं गैसों के बारे में कि कौन सी गैस है जो कि इन किरणों को अवशोषित करती है और वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा देती है, या फिर इन किरणों को बाहर नहीं जाने देती, अपने में से गुजरने नहीं देती, जिससे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपसे ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, मीथेन मतलब CH4, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। आपसे ये तीनों ऑप्शन पूछे गए हैं और लकीली इन सभी का आंसर है, इसका आंसर है ये सभी, मतलब ऑप्शन डी। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन गैस होती है, ग्रीन गैस, वो कोई गैस नहीं होती, वो होती है जलवाष्प। सबसे अधिक मात्रा में सबसे इफेक्टिव होती है जलवाष्प, और जलवाष्प के जस्ट नीचे नंबर आता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्रबल ग्रीन हाउस प्रभाव किस में होगा, तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, मीथेन, CO2, इस तरह से दिए रहेंगे आपको ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? फास्फोरस, फास्फोरस की आपसे बात की जा रही है, तो क्या ये विटामिन में होता है, प्रोटीन में होता है, वसा में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो फास्फोरस होता है प्रोटीन में। ये चीज आपको याद रखनी है ना, जो प्रोटीन होता है वो मेनली फास्फोरस के द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, याद रखना है, फास्फोरस मतलब फास्फोरस।
मतलब क्या हो जाता है, मतलब प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होगा। आपने देखा होगा अभी मोदी जी गए थे इटली, तो वहां पर उन्होंने, सॉरी इटली नहीं, नीदरलैंड की महारानी इंडिया आई थी, तो नीदरलैंड की महारानी इंडिया जब आई लास्ट ईयर, तो मोदी ने उनको करीब 200 कैरेट का या 220 कैरेट के आसपास का उनको एक हीरा दिया था। क्या दिया था, हीरा मतलब डायमंड दिया था। अब ये जो 220 कैरेट था, ये है क्या एक्चुअल में। तो आपको याद रखना है कि जो 1 कैरेट है, आपके ऑप्शन क्या है, 155, 250, 200 और 150। तो आपको याद रखना है कि 1 कैरेट हमेशा इक्वल टू होता है किसके, 200 मिलीग्राम के। ठीक है ना, कई बार ग्राम दे देते हैं, तो आपको ग्राम नहीं याद रखना है, मिलीग्राम है। ठीक है, मिलीग्राम। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो आपके दिमाग में एक अधातु का ऑक्साइड आप रख लेना। ठीक है, अगर कभी धातुओं का ऑक्साइड है, तो धातुओं का ऑक्साइड को ही रख लेना आप अपने दिमाग में। जैसे अगर धातुओं की बात की जाए, यहाँ पर धातु और यहाँ पर अधातु। ठीक है ना, और ये क्या है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड किसके, धातुओं के और अधातु के। अगर हम धातु की बात करते हैं, तो आपको याद आना है LiO2। ठीक है, अधातु में देखो तो आप आएगा CO2, है ना, एग्जाम्पल तुरंत आना चाहिए। अब अगर आप यहाँ से देखो, एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, धातु मतलब लिथियम, लिथियम धातु है, और क्या है, क्षारीय धातु, है ना, क्षारीय धातु। तो ये क्या बनाएंगी, क्षारीय, मतलब क्षारीय ऑक्साइड होगा ये वाला, ऐसे आप याद रख सकते हो, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, और सबसे आसान एग्जाम्पल जो धातु का होता है, वो CO2 ही होता है। कई बार क्वेश्चन आता है CO2 और CO की प्रकृति कैसी है, ये हजारों बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए, जो CO2 होता है ना, वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का, एसिडिक। और CO कैसा होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन। ठीक है, इन दोनों का याद करना है भैया आप सभी को। ठीक है ना, CO2 मतलब एसिडिक नेचर, मतलब अम्लीय। ठीक है, मतलब अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। वहीं अगर धातुओं की बात करो, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। आपने देखा होगा आग लग जाती है जब भी कहीं, तो एक सिलेंडर होता है रेड कलर का। ठीक है ना, उसको प्रेशराइज किया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है जहां पर आग लगी है, तो उस सिलेंडर से निकलता क्या है, आपको ये बताना है। क्या नाइट्रोजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, इनमें से कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप होता है, ठीक है ना, पेट्रोल पंप पर क्या होता है, आपने देखा होगा एक बाल्टी रखी होती है, कई जगह पे बाल्टी होगी, और उसमें मिट्टी दिखती है ना, बालू, बालू दिखती है। अब हमें क्या लगता है कि उसमें बालू है, लेकिन एक्चुअल में इस बाल्टी में सिर्फ बालू नहीं होती, इस बाल्टी में मिक्सचर होता है, किसका, बालू और बेकिंग सोडा का, मतलब NaHCO3 का मिक्सचर होता है इसमें। तो ये मिक्सचर क्या करता है, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ना, तो ये क्या करता है, आग आग में जब आप डालते हैं और ऊष्मा के संपर्क में आता है, तो ये CO2 दे देता है। क्या देता है, CO2, मतलब NaHCO3 है, तो इस CO3 में से CO2 निकल आएगा। और हमें अगर सिलेंडर नहीं भी है, तो ये जो CO2 जनरेट हुई है, मतलब बनी है आग में डालने पर, तो आग में डालने पर ये CO2 आग को ही बुझा देती है। समझ में आ रही है बात। इसलिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो पेट्रोल पंप पर अगर सिलेंडर नहीं है, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पर रखी हुई बालू और बेकिंग सोडा के मिश्रण को उपयोग में लाओगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन तो खुद जलती है, इसका उपयोग नहीं करेंगे, वरना आग और भी ज्यादा फैल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हंसाने वाली गैस, इसे हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसे। और ये कौन सी गैस होती है, आप बताइए। आपके ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हंसाने, ये वायुमंडल में है, नहीं। हीलियम ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, ये भी नहीं, तो क्या है, N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार इसे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी लगा देते हैं बच्चे, लेकिन ये चीज गलत है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड देखो तो N2O, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मतलब NO2, तो NO2 नहीं N2O, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो क्या है आंसर इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस, इनमें से क्या होता है। देखिए, जो सूर्य की रिएक्शन होती है, सूर्य में क्या होता है, सूर्य में होता है नाभिकीय स- संलयन। ठीक है ना, और नाभिकीय संलयन के लिए क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सूर्य में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए सही है। ओके।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होगा? आप देखो, अगर आपको ये आंसर नहीं भी है ना पता, तो आप इसका आसानी से थोड़ी सी अपने अगर दिमाग पर जोड़ दोगे तो भी कर जाओगे। आपके ऑप्शन में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और आयरन है। अब देखो, आपसे पूछा गया है कौन सा तत्व होता है। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है? आपके दिमाग में हो सकता है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से हम लगा देते हैं आयरन, लेकिन नहीं, आपको याद होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में एक आयरन से 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो आयरन से ज्यादा तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा शरीर में H2O होता है। H2O कितना होता है? हमारे शरीर का करीब 65% से भी ज्यादा होता है H2O। मतलब इसमें भी ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ब्लड होता है, ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है। यूरिन होता है, यूरिन में भी ऑक्सीजन होता है ना यूरिन में ऑक्सीजन। NH2CO, NH2, है ना, यही तो होता है यूरिन। तो इसमें भी ऑक्सीजन है, हर जगह ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में। तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। आप ऐसे एक अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो, ऑक्सीजन जो बॉडी का ऑक्सीजन होता है ना, उसे नापने के लिए हम SpO2 ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये वाली टर्म 90% से ऊपर ही होनी चाहिए। सबसे बेहतर तो है कि आपकी ये जो परसेंट है 92% हो, जो आपका SpO2 हो 92% हो, तो आप एक स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर ये वाला SpO2 80 to 85% हो जाता है, तो आप कैसे हो जाते हो? ब्रेन डैमेज हो जाता है। मतलब आप कुछ हद तक उतनी अच्छी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती आप में, और आप पागलों की तरह बिहेव करने लगते हो कुछ हद तक, है ना, पूरी तरह से नहीं। तो SpO2 कितना होना चाहिए? 92। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन बुजुर्गों में ज्यादा होता है। बुजुर्गों में कितना होता है? 95। अगर हम ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो 95% तक हो जाता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रबर के बल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रबर की, है ना, यहाँ पर है, ये क्या है? ये है रबर। रबर रबर क्या है? रबर है एक पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब बहुलक। और बहुलक कैसे बनता है? विभिन्न एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बनाती। एकलक इकाइयां होती हैं बहुत सारी, है ना। एकलक इकाइयां आपस में मिलकर मिलकर बनाती हैं, ठीक है, इस चीज को, बहुलक को। अब देखो, पॉलीमर होती है रबर, और पॉलीमर कौन सा होता है? आइसोप्रेन। आइसोप्रेन, ये चीज याद रखनी। आइसोप्रेन भी दो टाइप की होती है, एक कौन होता है? सिस, और एक होता है ट्रांस, है ना। सिस आइसोप्रेन और ट्रांस आइसोप्रेन। देखो, ये सब क्वेश्चन है जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, याद रखना है आपको, है ना। और इसका अगर फॉर्मूला, अगर IUPAC नाम देखे तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाई इन, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, ये होता है आइसोप्रेन। आपसे पूछा वल्कनीकरण, वल्कनीकरण का मतलब ये होता है, जो रबर होती है ना, जब आप प्रारंभिक बहुलक मिलाओगे और रबर बनेगी, तो वो क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो उसको पर्याप्त मात्रा में कठोर बनाने के लिए, है ना, बिल्कुल कठोर पत्थर जैसी नहीं या प्लास्टिक जैसी नहीं, लेकिन कुछ तो कठोरता होनी चाहिए ना, जिससे उसमें प्रत्यास्थता आ सके। अगर बिल्कुल मुलायम हो जाएगी तो प्रत्यास्थता उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो उसको कुछ कठोर बनाने के लिए हम इसमें जो प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण, इस प्रोसेस को, मतलब रबड़ को कठोर करने की प्रोसेस होती है वल्कनीकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछा गया क्या मिलाते हैं, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? सल्फर, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। सल्फर मिलाते हैं इसमें, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? एक तो देखो, मंदक भी होते हैं और प्रशीतक भी होते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्रेफाइट किस लिए उपयोग में किया है। तो देखो, दो चीजें होती हैं, ग्रेफाइट और बोरोन, ठीक है ना। इन दोनों की क्या की जाती है? छड़। इन दोनों की छड़ किस उपयोग में लाई जाती है? इन दोनों की छड़ उपयोग में लाई जाती है विमंदक के रूप में, याद रखना है, ठीक है। विमंदक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ईंधन के रूप में क्या लाया? यूरेनियम 235,
ये 235 याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूरेनियम के दो और समस्थानिक होता है, एक होता है 234 और एक होता है 238, लेकिन इन दोनों को आप नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग नहीं कर सकते। नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किसको करते हैं? यूरेनियम 235। ठीक है, सही आंसर क्या है? विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? गैस है जो द्रव में बदल गई। अगर आपको देखें तो गैस थी, और गैस किस में बदल गई? लिक्विड में। तो ये कौन सी गैस होगी? न्यूनतम तापमान पर बदल गई है लिक्विड में। क्या नाइट्रोजन बदलती है लिक्विड में? बताइए। सही आंसर, नाइट्रोजन नहीं बदलती। ठीक है, हीलियम बदलती है क्या लिक्विड में? नहीं बदलती। ऑक्सीजन नहीं बदलती, ये सब लिक्विड में कभी नहीं बदलती। लिक्विड में क्या बदलती है? हाइड्रोजन। अगर आपने देखा हो कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं हम प्रणोदक के रूप में, मतलब रॉकेट ईंधन के रूप में हम लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रणोदक मतलब क्या? रॉकेट ईंधन। इसमें हम किस चीज का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। कैसे हाइड्रोजन का? लिक्विड हाइड्रोजन का। है ना, ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑटोमोबाइल द्वारा निम्नलिखित, सॉरी, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी? ऑटोमोबाइल मतलब जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल जो आप चला रहे हो, इससे कुछ गैसेस निकलती हैं। गैसेस कहाँ से निकलती हैं? साइलेंसर से। साइलेंसर से गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैस निकलती है? SO2, CO2, है ना, इस तरह की गैस निकलती है। लेकिन मुख्य नुकसानदेह गैस गैस आपको चाहिए है, तो वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या फिर मीथेन होगी, या फिर ओजोन होगी। क्या ओजोन निकलती है? सही बात है, ओजोन निकलती है ना, ओजोन निकलती है। सही आंसर इसका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि यह क्या करती है? CO+ ब्लड, इससे क्या बनाएगी ये? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, कार्बोक्सी जो कि हम लेते हैं श्वसन में, श्वसन से अंदर जाएगी। श्वसन से अंदर जाने के बाद क्या होगा? दम घुट जाता है, दम घुट जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन सी होगी? CO। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विसंक्रमण का मतलब होता है, देखो क्या होता है, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने में। जल है, जल को शुद्ध करने में किस चीज का उपयोग करते हैं? कई चीजों का। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO3, है ना, KMnO3, ये होता है KMnO4, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा COCl2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे फिटकरी होता है, फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा डायरेक्ट क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है। यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों का भी उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। तो इन्होंने कहा, अभी अशुद्ध जल था, है ना, अशुद्ध जल है, इसमें हमने क्लोरीन गैस मान लिया हमने कि क्लोरीन गैस मिलाई, और क्लोरीन गैस मिलाने के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें हमें प्राप्त हुआ शुद्ध जल, है ना। और शुद्ध जल के बाद कुछ ना कुछ क्लोरीन तो बचेगी ही, है ना, सब तो खत्म होनी जाएगी। तो ये जो क्लोरीन बची है, शुद्ध करने के बाद जो क्लोरीन बच गई है, उसको हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट, मतलब ये अतिरिक्त थी। समझ में आ रही है बात? अब ये क्या हुआ? अशुद्ध जल था, हमने उसमें क्लोरीन मिलाई, लेकिन पूरी क्लोरीन यूज नहीं हुई, उसके पहले ही जल शुद्ध हो गया, तो कुछ ना कुछ क्लोरीन बच जाएगी। तो ये जो बची हुई क्लोरीन होती है, जो बच गई, उसे हम क्या बोलेंगे? अवशिष्ट, है ना। जैसे बचे हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पदार्थ। जो बच गया, तो क्लोरीन बच गई, मतलब अवशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, याद रखना है, अवशिष्ट एक एक शब्द का मतलब है। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा कौन सी नहीं है, तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, या नाइट्रिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको ये बताना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हम ये जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले होती है जलवाष्प, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 भी होती है, CFC भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, ये सब होती है। तो बचा क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, ये होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है। ओके, तो आंसर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके,
चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? शुद्धतम मतलब बिल्कुल शुद्ध, उसमें कुछ भी अम्लीय क्षारीय प्रकृति नहीं होती, कीटाणु जीवाणु जो भी होते हैं सबसे कम मात्रा में होते हैं, तो वो कौन सा हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अशुद्ध जल लगा देता हूँ, है ना? चलो ठीक है। अशुद्ध जल, वर्षा का जल, भूमि के अंदर जो मिट्टी में होता है, या फिर नाल मतलब नाले नदी का जल। तो नदी का जल तो होता नहीं है, ठीक है। भूमि नदी का नहीं है तो भूमि का भी नहीं होगा, भूमि का जल भी, क्योंकि कई तरह के लवण और कीटाणु वगैरह उसमें मिले होते हैं, हमें डिस्टिल करना होता है। अब आता है वर्षा का जल और आसुत जल। कई लोग बोल रहे होंगे कि आसुत जल बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, लेकिन ये बात गलत है। सबसे ज्यादा शुद्ध होता है वर्षा का जल, है ना, आपको ये याद रखना है। वर्षा का जल सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वर्षा का जल सबसे ज्यादा शुद्ध है, तो इसे पीने में उपयोग क्यों नहीं करते? देखिए क्या होता है, जो पानी हम पीते हैं ना, पानी पीने वाला जो होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लवण भी होते हैं, बहुत सारे खनिज भी होते हैं, खनिज होते हैं, है ना। और ये खनिज जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और ये वर्षा के जल में नहीं होते, जो खनिज होता है, खनिज, ये क्या होते हैं, ये वर्षा के जल में नहीं होते। इस वजह से हम वर्षा के जल को डायरेक्ट नहीं पी सकते, हमें ये वाला पानी जो पीने का पानी होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि हमें शरीर को डेवलप करने के लिए कुछ मात्रा में खनिज भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हमें मैग्नीज भी चाहिए, ठीक है, हमें सॉरी कॉपर भी चाहिए। ओके, तो इसलिए हम उपयोग में नहीं लाते हैं वर्षा का जल पीने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध होता है वर्षा का जल। ठीक है, चलो एक और जानकारी देता हूँ आसुत जल के बारे में। ये क्या होता है, ये पूरी तरह से कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है किसका, विद्युत का, आसुत जल, ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी की बात हो रही है ना, यहाँ पर जो बैटरी की बात हो रही है वो हो रही है साधारण बैटरी। एक होती है साधारण, एक होती है कार में यूज, कौन सी बैटरी, है ना, एक होती है साधारण बैटरी और एक होती है कार में यूज बैटरी। तो जो साधारण बैटरी होती है, आपके ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल है HSO3, है ना, HSO3। इसके बाद इधर पे होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपको बैटरी बस लिखा है, मतलब आपसे साधारण बैटरी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि HCl का उपयोग किसमें, साधारण बैटरी में, जो आमतौर पर टॉर्च वगैरह या इन सब में उपयोग में लाई जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कार की बैटरी में किस तरह के अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें क्या आता है, H2SO4, है ना, और साधारण में क्या किया जाता है, HCl। ये वाला क्वेश्चन आया है ना कि कार की बैटरी में किस तरह के अम्ल का उपयोग किया जाता है या कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वहां आपको H2SO4 लगाना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रीऑन, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना, इस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर इसके ऑप्शन अलग हैं। अगर आप देखो शायद फ्रीऑन ऑप्शन में नहीं था उस टाइम पर, है ना, पर आज यहाँ पर फ्रीऑन है ऑप्शन में। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, वो होती है जलवाष्प। जलवाष्प के बाद क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मौसमी गुब्बारों में, मतलब जो गुब्बारे होते हैं, कौन सी गैस भरी जाती है? वायु, हीलियम, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, इनमें से कौन सी गैस आप भरोगे? देखो इसका सही आंसर है हीलियम। ये कई लोग बताएंगे, लेकिन मैं ये लेक्चर लेता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आपको वजह पता चले हर चीज की, है ना। तो हीलियम क्यों उपयोग में लाए, देखो यदि आप हाइड्रोजन का उपयोग करोगे, तो हाइड्रोजन साधारण तौर पर वायु से रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन वायु से रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करने के बाद ये एक विस्फोटक सामग्री बना सकता है ना, विस्फोटक सामग्री का निर्माण कर सकता है। लेकिन अगर आप हीलियम की बात करो, तो हीलियम वायु से क्रिया नहीं करता, मतलब नो रिएक्शन, समझ रहे हो, ये वायु से क्रिया नहीं करता। और वायु से, क्योंकि ये कैसी गैस है, ये नोबल गैस, मतलब अक्रिय गैस,
ठीक है, अक्रिय गैस ये क्रिया नहीं करता, इसलिए ऊपर जाकर गुब्बारा देखो, क्योंकि गुब्बारा तो फटेगा, ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है और गुब्बारे के अंदर का दाब ज्यादा होता है, तो एक कंडीशन पर जाकर, एक ऊंचाई पर जाकर गुब्बारे का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा और उस कंडीशन पर गुब्बारा फट जाएगा। ऐसी कंडीशन में हीलियम गैस गुब्बारे से बाहर आ जाएगी और हीलियम गैस बाहर आने के बाद सक्रिय है, इस वजह से वायु से अभिक्रिया करके किसी भी तरह का कोई भी नुकसानदायक गैस या पदार्थ नहीं बनाएगी। परंतु हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन अभिक्रिया कर सकता है और नुकसानदायक या विस्फोटक सामग्री बना सकता है। समझ गए? तो हीलियम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं बनाती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं? समाकृतिक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते समाकृतिक, इसमें होता है sp3 और इसमें होता है sp2। ठीक है, इधर आप देखो आइसोबार है, बिल्कुल नहीं। अपर रूप होते हैं, किस चीज के अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। आइसोमर नहीं, समावयवता इनमें नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कार्बन डेटिंग एक होती है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, है ना, और एक होती है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसमें किया? मतलब कार्बन 14 का उपयोग कर रहे हो, है ना। कार्बन 12, 15, 14, इनका 15, 16, 17, 18, देखो कार्बन के कितने होते हैं? 12 होता है, 14, 15, 16, 17 और 18। इतने 16 नहीं होता है, ये 5 समस्थानिक होते हैं कार्बन के, लेकिन मेनली 12 और 14 उपयोग में लाया जाता है। 14 किस में लाया जाता है? उपयोग में। किस चीज की? कार्बन डेटिंग, लेकिन जीवाश्म की, है ना। और और यूरेनियम किस चीज की कार्बन डेटिंग में उपयोग में लाया जाता है? यूरेनियम उपयोग में लाया जाता है चट्टानों की कार्बन डेटिंग में। किस चीजों की? चट्टानों की कार्बन डेटिंग में यूरेनियम उपयोग में लाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? दिया सलाई की नोक है, उसमें क्या रहता है आपसे ये पूछा गया है। देखिए दिया सलाई की नोक, माचिस, है ना। माचिस में आपने देखा होगा यहाँ लकड़ी होती है और यहाँ पर कुछ लगा हुआ होता है, तो ये क्या लगा हुआ होता है? ये होता है रेड फास्फोरस, है ना। क्या होता है ये होता है रेड फास्फोरस, मतलब लाल फास्फोरस। श्वेत नहीं करते क्योंकि श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इस श्वेत फास्फोरस को किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। ये चीज भी याद रखना, है ना, पानी में रखते हैं इसको, P4 के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, बढ़िया, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। आपसे पूछा गया है कि हीरे का खनिजीय बनावट कैसी होती है? हीरे की, हीरा किस चीज से बना हुआ होता है? अभी हमने पढ़ा किससे बना हुआ होता है? कार्बन से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम देखो, एक आती है हाइड्रोजन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की और हीलियम की। ऑक्सीजन और क्लोरीन की पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, अब बारी आती है हीलियम और हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का भी वैसे हमने बताया है, और हीलियम। देखो हाइड्रोजन की किसने की थी? हाइड्रोजन की थी कैवेंडिस ने। किसने? कैवेंडिस ने की थी। और कैवेंडिस ने एक और चीज की खोज की थी, एक तो हाइड्रोजन की और एक और चीज की खोज की थी, किसकी? कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या था ये? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी भी कैवेंडिश ने ही की थी, है ना। ये दोनों पूछे गए हैं, और जी का भी आपसे पूछा गया और हाइड्रोजन का भी पूछा गया, तो याद रखना है। ओके, अब बारी आती हीलियम। हीलियम की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है सीले, लॉकियर, हेनरी कैवेंडिश या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, कैवेंडिश की मैंने आपको बता दी हाइड्रोजन, सीले को हम पहले पढ़ चुके, जिन्हें याद होगा इन दोनों में से एक है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कौन है। ठीक है, अब बचा कौन सा? लोकेयर। तो हीलियम की किसने की थी? लोकेयर ने। ठीक है, याद रखना है किसने की थी हीलियम की? लोकेयर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस, सबसे ज्यादा यौगिक कौन सी अक्रिय गैस बनाती है? अक्रिय गैस होती क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होती है। आरडी होता है शायद, देख लेना। रेडॉन, ये होती है सबसे ज्यादा अक्रिय गैस। जैसे कि 2, 10, 18 होता है, फिर इसका 36 होता है, फिर इसके आगे और जोड़ो 36 और जोड़ो, 2, 8,
दो आठ आठ 18 18, तो इसका 54 हो जाता है ना, और इसका 32 मतलब 86 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा यौगिक जो बनाएगी वो कौन बनाएगी? जीनोन, है ना, याद रखना है। जीनोन होता है जो कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है नोबल गैस में या अक्री गैस में। ठीक है, याद रखना है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह के अच्छे लेक्चर बनाने का। ठीक है। थैंक यू अब तक जुड़े रखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।